हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आदि कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि हम अभी पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिस्ट्री। तो क्लास 7 की हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 द दिल्ली सुल्तान्स। तो ऑलरेडी इसका पार्ट 1 हमने पब्लिश कर दिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जो है पार्ट 1 के जो वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं subtopic of this particular chapter, that is from garrison town to the empire, the expansion of the Delhi सल्तनत। कि दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन कैसे होता है, एक गैरिजन टाउन से किस तरह से एक एम्पायर के रूप में बदल जाता है, और गैरिजन टाउन की मीनिंग क्या है, हिंटरलैंड की मीनिंग क्या है। तो आइए इन सभी को जानने के लिए चलते हैं आपके बुक के अंदर, इनसाइड योर बुक। Yes students, in this part we are going to study about the from garrison town to empire, कि garrison town से एक empire में कैसे तब्दील होती है, किस तरह से दिल्ली सुल्तान्स का, दिल्ली सल्तनत का एक्चुअली जो है एक्सपेंशन होता है। तो इसे जानने से पहले सबसे पहले आपको जो यहाँ पर एक मैप दिखाया गया है, द मेजर सिटीज कैप्चर्ड बाय शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के कंट्रोल में कौन कौन सी सिटीज़ थी। तो इल्तुतमिश के कंट्रोल में आप देख सकते हैं अवध भी इनके कंट्रोल में था। ये पूरा इलाका जो है आपका नॉर्थ इंडिया का स्पेशली वर अंडर कंट्रोल ऑफ इल्तुतमिश। तो इसे आप मैप में भी प्रैक्टिस कीजिएगा कि लाहौर कहाँ पर है, मुल्तान कहाँ पर है, दिल्ली उनके कंट्रोल में थी। इस तरह से ये सारे इंपॉर्टेंट मैप पॉइंटिंग है जिसे आप करेंगे, और अजमेर भी आप मैप में कीजिएगा। अब पढ़ते हैं हम मीनिंग हिंटरलैंड का, कि हिंटरलैंड की मीनिंग क्या है, क्योंकि इसी से रिलेटेड है आपका ये पूरा पैराग्राफ आज का। हिंटरलैंड्स, व्हाट इज हिंटरलैंड और व्हाट आर हिंटरलैंड्स, व्हाट आर हिंटरलैंड्स, हिंटरलैंड्स क्या है। तो हिंटरलैंड्स में देखिए, द लैंड एडजेसेंट टू अ सिटी और पोर्ट, यानी किसी सिटी या फिर को पोर्ट से रिलेटेड वो इलाके जो वहाँ पर गुड्स और सर्विसेज सप्लाई के लिए हेल्प किए जाते थे। मान लीजिए सिटी है तो इस सिटी के आसपास दूर दराज के कुछ ऐसे इलाके डेवलप किए गए थे जहाँ से यहाँ सिटी या पोर्ट में फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड की जाए इस पर्पज़ के लिए। और इसके अलावा जो गैरिजन टाउन इस आज का टॉपिक है, तो गैरिजन टाउन जो है एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट थी विद सोल्जर्स। तो गैरिजन टाउन क्या है, इट इज अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद हुम, विद द सोल्जर्स। और यहाँ पर क्या है कि गैरिजन टाउन में मान लीजिए राजा भी रह सकते, क्योंकि चारों तरफ से किलाबंदी थी और बीच में आपका पूरा महल होता था, और सब तरफ जो है फ्रॉम ऑल अराउंड जो है यहाँ पर सोल्जर्स जो है इनकी देख रेख करते थे, दिन रात निगरानी किया करते थे। So this is about what is hinterland and what is garrison town. तो hinterland क्या है, the land adjacent to a city or port and which supplies goods and services to that particular city. अब चलते हैं ये क्यों important है इस टॉपिक में। So in the early 13th century, early 13th century में क्या देख रहे हैं, द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स रेयरली वेंट बियॉन्ड हेवीली फोर्टिफाइड टाउन्स ऑक्युपाइड बाय गैरिजन्स। यानी बने बहुत कम हम देखते हैं कि इनका जो फोर्टिफाइड टाउन से ये निकल करके आगे इनका जो है कंट्रोल हो पाया है। तो सुल्तान जो है प्रायः ही सेल्डम कंट्रोल द हिंटरलैंड, सुल्तान जो है कंट्रोल किसको करते थे, सेल्डम कंट्रोल द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज एंड वर देयरफॉर डिपेंड अपॉन ट्रेड, ट्रिब्यूट और प्लंडर और सप्लाईज। तो यहाँ पर दिल्ली सुल्तान एक्चुअली डिपेंड किस पर थे। देखिए यहाँ पर टोटल एक स्टेट के रूप में कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो रहा है कि वहाँ पर टैक्सेस मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। तो अब तक जो है ये गैरिजन टाउन ही है, समझ लीजिए एक फोर्टिफाइड सिटीज में ही है, और उसी के अंदर सब कुछ है, और वो किस पर डिपेंड है, हिंटरलैंड के ऊपर में डिपेंड है। और यहाँ पर ये खासकर ट्रेड कर रहे हैं, ट्रिब्यूट लोग लेकर आ रहे हैं, या फिर प्लंडर्स है, यही इनका मेन सोर्स था। सो कंट्रोलिंग गैरिजन टाउन, अब ये जो गैरिजन टाउन जो है इन डिस्टेंस बंगाल, जैसे कि मान लो अब यहाँ मैप में हम देखते हैं कि ये है हमारे मिडिल में दिल्ली। अब ये दिल्ली से अगर मान लो बंगाल में गैरिजन टाउन बनाया गया है, तो इस बंगाल में या फिर आपका सिंध के इलाके में इस तरफ, या फिर आप अगर देखें तो साउथ में भी अगर मान लो गैरिजन टाउन बना दिया जाए, तो उन सारे इलाकों पे इतने डिस्टेंस को कवर कर पाना बहुत ही
मुश्किल था इन सब के लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि व्हाई डिड कंट्रोलिंग गैरिजन टाउन्स इन डिस्टिंक्ट लैंड, यहाँ आप क्वेश्चन लिख सकते हैं कि व्हाई डिड कंट्रोलिंग गैरिजन टाउन्स इन डिस्टेंट बंगाल एंड सीन फ्रॉम दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। यहाँ आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाई डिड, यहाँ से आप लिखिएगा क्वेश्चन, व्हाई डिड कंट्रोलिंग गैरिजन टाउन्स इन डिस्टेंट बंगाल एंड सीन फ्रॉम दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, ये आपका हो गया क्वेश्चन। तो इसके पीछे क्या क्या रीजंस थे कि सुल्तान जो है दिल्ली से वो गैरिजन टाउन्स को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते थे। रीजन ये था बिकॉज ऑफ रिबेलियन, कभी भी रिबेलियन हो सकते थे, लोग मूवमेंट कर सकते थे, वार होता था, एंड इवन बैड वेदर, क्योंकि उस समय आज की जितना आपका कम्युनिकेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं था। कम्युनिकेशन रूट्स जो है वो बहुत ही डेंजरस थे, जंगल से निकल कर जाना पड़ता था, हिल्स के बीच से जाना पड़ता था, तो और उसके साथ साथ बैड वेदर अगर आ जाए तो भाई ये कैसे इतने दूर दराज के इलाके पे पहुंचेंगे। तो ये सब कुछ बहुत ही मेजर डिफिकल्टीज बनकर सामने आए दिल्ली सुल्तान्स के सामने में। इसके अलावा दिल्ली अथॉरिटी वाज आल्सो चैलेंज बाय मंगोल्स का भी इन्वेशन हो रहा था फ्रॉम अफगानिस्तान एंड बाय गवर्नर्स हु रिबेल्ड एट एनी साइन ऑफ सुल्तान्स वीकनेस। इसके अलावा और कौन यहाँ पर जो है सुल्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, तो सुल्तान के लिए उनके खुद के गवर्नर्स भी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे? ये गवर्नर कब सुल्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है? जब सुल्तान वीक हो, एक कमजोर राजा होगा तो ऑब्वियसली उनके गवर्नर्स उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, एक मजबूत राजा के लिए ये प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। तो ये जो है प्रॉब्लम्स आ गया। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स उन लोगों ने पाया कंट्रोल करने के लिए, गैरिजन टाउन्स, जो दूर दराज के इलाके पे जो गैरिजन टाउन्स था उन सभी को कंट्रोल करने के लिए इन्हें कौन कौन से प्रॉब्लम्स को फेस करने पड़े। तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली बात जो प्रॉब्लम्स थी, रिबेलियन हो सकते थे, कभी भी वॉर हो सकता था, बैड वेदर्स जो है कभी कभी सपोर्ट नहीं करते थे, एंड कम्युनिकेशन रूट वाज नॉट एक्चुअली गुड एट दैट टाइम, रोड नहीं थे, जंगल को क्रॉस करना पड़ता था, एंड दे ऑल्सो फेस चैलेंज by Mongol invasion from where? From Afghanistan, and by governors who rebelled at any sign of Sultan's weakness, यानी जो सुल्तान के वीकनेस को, किसी भी तरह का सुल्तान का वीकनेस अगर गवर्नर्स को मिले तो वो उसके अगेंस्ट में रिबेल्स कर देते थे और सुल्तान को वो कमजोर बना सकते थे। सो द सल्तनत बेयरली सर्वाइव दी चैलेंजेस। तो सल्तनत इतने सारे चैलेंजेस को कैसे सर्वाइव करेगा, कैसे इन सबसे कोप अप करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैटर यहाँ पर उभर कर सामने आता है। So its consolidation occurred during the reign of गियासुद्दीन बलबन। तो बलबन के टाइम में इनका कंसोलिडेशन होता है एंड फर्दर एक्सपेंशन जो है अंडर अलाउद्दीन खलजी। तो कब से इनका कंसोलिडेशन शुरू होता है? कंसोलिडेशन ऑफ द एम्पायर स्टार्टेड बाय गियासुद्दीन बलबन। तो गियासुद्दीन बलबन जो है वो रजिया सुल्तान के बाद जो है वो सुल्तान बने थे। रजिया सुल्तान के बाद जो सुल्तान थे वो थे आपके गियासुद्दीन बलबन। बलबन का शासन स्टार्ट हुआ था, कब से स्टार्ट हुआ था? एक्चुअली ये जो है 1266 से लेकर 1287, रजिया सुल्तान के बाद जो बीच में जितने भी सुल्तान हुए थे वो इतने पावरफुल नहीं थे जितने कि बलबन थे। तो बलबन का शासन चलता है आपका अर्ली टर्किश डायनेस्टी में 1266 से लेकर 1287, और बलबन ने ही जो है दिल्ली सल्तनत का कंसोलिडेशन स्टार्ट किया था, यानी इसे बढ़ाना और इसका एक्सपेंशन करना और जितने भी इलाके हैं उसे अपने अंडर कंट्रोल में लेना शुरू किया था। और उसके बाद इसे बहुत तेजी से कंट्रोल में लाया गया, एक्सपेंशन किया गया दिल्ली सुल्तान का, वो था अलाउद्दीन खलजी के टाइम पे। तो अलाउद्दीन खलजी जो है वो खलजी डायनेस्टी के बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सुल्तान थे। तो खलजी डायनेस्टी के बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे अलाउद्दीन खलजी। खलजी डायनेस्टी को किसने स्टैब्लिश किया? तो खलजी डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश बाय जलालुद्दीन खलजी 1290 में। खलजी डायनेस्टी को किसने एस्टैब्लिश किया? खलजी डायनेस्टी जो है यहाँ पर आप लिखेंगे डायनेस्टी एस्टैब्लिश बाय होम? एस्टैब्लिश बाय जलालुद्दीन खलजी। किसने इसे स्टार्ट किया था? जलालुद्दीन खलजी ने इसको स्टैब्लिश किया था। और उसके बाद में जो इसके सबसे इंपॉर्टेंट रूलर के रूप में आए अलाउद्दीन खलजी, और अलाउद्दीन खलजी का टाइम पीरियड है आपका 1296 से लेकर 1316 के बीच का।
और इन्होंने भी दिल्ली सल्तनत के जो है एक्सपेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और उसके बाद खलजी डायनेस्टी के बाद में आता है आपका तुगलक डायनेस्टी। खलजी डायनेस्टी के बाद में कौन सी डायनेस्टी आती है? खलजी डायनेस्टी के बाद में आती है तुगलक डायनेस्टी। और तुगलक डायनेस्टी के बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन बहुत ही तेजी से किया। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है हु एस्टैब्लिश तुगलक डायनेस्टी। यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हु एस्टैब्लिश तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी को किसने एस्टैब्लिश किया? सो तुगलक डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश बाय घियासुद्दीन तुगलक। तुगलक डायनेस्टी को एस्टैब्लिश कितने किया? घियासुद्दीन तुगलक ने इसको एस्टैब्लिश किया। कब किया? 1320 में। और घियासुद्दीन तुगलक के बाद जो इंपॉर्टेंट रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के वो है मोहम्मद बिन तुगलक, और इनके बाद है फिरोज शाह तुगलक। तो ये जो ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने बहुत सारे मेजर चेंजेस किए नॉर्दर्न इंडिया में, और साथ ही साथ एक्सपेंशन किया दिल्ली सल्तनत का। तो अब इसके लिए जो फर्स्ट स्टेप इन्होंने क्या लिया, द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय देम टू एक्सपेंड द सल्तनत और टू कंसोलिडेट द सल्तनत। तो सल्तनत को कंसोलिडेट करने के लिए इन लोगों ने कौन सा फर्स्ट स्टेप अडॉप्ट किया? द फर्स्ट स्टेप अडॉप्टेड बाय देम, लिखिएगा, फर्स्ट स्टेप अडॉप्टेड, फर्स्ट स्टेप जो है अडॉप्टेड बाय दिल्ली सुल्तान्स। दिल्ली सुल्तान्स में स्पेशली किसने जो है इसका स्टार्ट किया था? द बिगनिंग फ्रॉम द घियासुद्दीन बलबन। बलबन से शुरुआत होती है। तो इन लोगों ने सबसे पहला स्टेप क्या लिया? टू कंसोलिडेट द सल्तनत, टू कंसोलिडेट द दिल्ली एम्पायर। जो सल्तनत टाइम पे शुरू हुआ था उनको कंसोलिडेट करने के लिए, यानी एक बड़ा एम्पायर बनाने के लिए उन लोगों ने सबसे पहला स्टेप क्या लिया? सबसे पहले उन्होंने किया द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन्स अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर। इंटरनल फ्रंटियर्स में जो है इन्होंने ज्यादा जोर दिया। इंटरनल फ्रंटियर्स यानी अंदरूनी इलाके को, कि पहले इसको हम पहले कंसोलिडेट कैसे करेंगे। और इसमें भी बहुत दूर दूर तक ऐसे प्लेसेस थे जो एक्सपेंड थे, तो उनको भी अपने कंट्रोल में लेकर आना। तो इसके लिए क्या किया? इंटरनल फ्रंटियर्स ऑफ द सल्तनत एम्ड एट कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड ऑफ द गैरिजन टाउन। यानी गैरिजन टाउन क्या है? गैरिजन टाउन हो गया आपका फोर्टिफाइड सेटलमेंट, और इस फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स को जिन प्लेसेस से हेल्प मिलती थी उन्हें कहते हैं हम हिंटरलैंड। तो सबसे पहले इसी हिंटरलैंड को जो है एम्पायर के अंदर लाने के लिए काम किया गया, कंसोलिडेट करने के लिए काम किया गया। एंड ड्यूरिंग दिस कैंपेन, यानी इस फर्स्ट कैंपेन में क्या किया गया? फॉरेस्ट को क्लियर किया गया। कौन से फॉरेस्ट को क्लियर किया गया? यानी जो गंगा यमुना दोआब रीजन में जितने फॉरेस्ट है उनको क्लियर किया गया। और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट एक प्रॉब्लम यहाँ पर उभर कर आया कि इस समय भी जो यहाँ के जो फॉरेस्ट थे उन फॉरेस्ट में हंटर गैदरर्स रहते थे, पैस्टोरलिस्ट रहते थे, तो इनको इनके जो लाइफ स्टाइल से एक्सपेल्ड किया गया। इनको जंगल को छोड़कर हटना पड़ा, या फिर दूर और अंदरूनी जंगल पे इंटीरियर ऑफ द फॉरेस्ट उनको शिफ्ट होना पड़ा। और इसके साथ साथ ये जो लैंड जो गंगा यमुना दोआब के बीच में जो क्लियर की गई जमीनों को, फॉरेस्ट को क्लियर किया गया, उस लैंड का उन लोगों ने यूज क्या किया? सो दीज लैंड्स वर एक्चुअली गिवन टू पीजेंट्स। So to whom they have given these lands were given to peasants and agriculture was encouraged. पहले यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं होता था because they totally based on what? ट्रेड के ऊपर डिपेंड थे। और इसके साथ साथ वो लोग वार करते थे और वार में जाकर लूटपाट करते थे, प्लंडर करते थे, तो उन्हीं से ही उनका सब कुछ चलता था। लेकिन अब वो एक सेटल्ड सिस्टम को लेकर आ रहे थे, और उस सेटल्ड सिस्टम के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया? फॉरेस्ट को क्लियर किया, और फॉरेस्ट क्लियर करके वहाँ की जमीन को उन्होंने किसको दिया? लैंड गिवन टू द पीजेंट्स। दे हैव गिवन द लैंड टू द peasants को lands दिए। and this means that what they did, they encouraged agriculture and new fortress, garrison towns and towns were established। अब नए नए फोर्ट्रेस बने, garrison town और बना, और इसके साथ साथ टाउन्स को establish किया गया। For what purpose? To protect trade routes and to promote regional trade. So now you will be able to write another question that for what purpose new fortress, garrison towns and towns were established by the Delhi Sultan. So it was because to protect trade routes and to promote regional trade. So ये था आपका फर्स्ट स्टेप, और फर्स्ट स्टेप में क्या किया गया? इंटरलैंड ऑफ द garrison town जो है
उनको इंटरनल फ्रंटियर्स को जो है अंदर से उसको कंसोलिडेट किया गया। अब देखा जा रहा है कि अब भाई ये तो हमने नॉर्थ इंडिया में मान लेते कि पूरा इनका कंट्रोल हो गया, अब जो है इनका एक्सपेंशन ये किधर करना चाहते थे, अब एक्सपेंशन था इनका डेक्कन के तरफ में, अब ये पूरे भारत को कंट्रोल करना चाहते थे। नाउ दे डोंट वांटेड टू द पार्ट ऑफ ओनली द नॉर्थ इंडिया, सो नाउ द सेकेंड एक्सपेंशन ऑकर्ड अलोंग द एक्सटर्नल फ्रंटियर्स। तो सेकेंड एक्सपेंशन कहाँ से हुआ, एक्सटर्नल फ्रंटियर्स यानी जो उनके कंट्रोल में नहीं थे, अब वहां पर नाउ मिलिट्री एक्सपीडिशंस इनटू सदर्न इंडिया, साउथ के तरफ में स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खलजी। तो यहाँ आप क्वेश्चन लिखिए, व्हेन डिड द मिलिट्री एक्सपीडिशन या फिर अंडर हुज रूल और अंडर हुज रेन the military expedition started by the Delhi Sultans into southern India। तो it was during the reign of अलाउद्दीन खलजी। अलाउद्दीन खलजी के बाद में जो है मिलिट्री उनके टाइम से क्या किया गया, डेक्कन के तरफ में भी दिल्ली सुल्तान जो है अपना कब्जा करना चाहती थी, अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना चाहती थी। और अलाउद्दीन खिलजी का शासन कब से शुरू होता है, फ्रॉम व्हेन डिड हिज रूलिंग स्टार्टेड, इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 1296 टू 1316 के बीच में इनकी रूलिंग है। 1296 में ये स्टार्ट होती है और 1316 में ये जाकर के खत्म होती है। और ये कल्मिनेटेड किसके द्वारा किया जाता है, इट वॉज कल्मिनेटेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, ही वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, और इसके अलावा इस तुगलक डायनेस्टी को स्टैब्लिश किसने किया, गियासुद्दीन तुगलक ने। तो ये सारे इंपॉर्टेंट दिल्ली सल्तनत के रूलर्स थे जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया इन द कंसोलिडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। सो इन देयर कैंपेन सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट। देखिए अब ये जब साउथ की तरफ जब कैंपेन कर रहे हैं तो इन्होंने किन किन चीज़ों को कैप्चर किया, सबसे पहले इन्होंने एलिफेंट्स को कैप्चर किया, सेकेंड इन्होंने हॉर्सेस को कैप्चर किया, थर्ड इन्होंने स्लेव्स को कैप्चर किया एंड कैरीड अवे प्रीसियस मेटल्स। और साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड ऑल्सो, तो यहाँ से जो है प्रीसियस मेटल्स को वो लेकर जो है नॉर्थ इंडिया में लेकर आ गए। सो बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक रेन, और यानी मोहम्मद तुगलक के एंड के टाइम तक उनके साम्राज्य जब उनका रूलिंग खत्म हो रहा था 1351 के बीच में, तो 1351 के बीच में, सो 150 years after somewhat humble beginning, the armies of the Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent। यानी मोहम्मद तुगलक के रूलिंग के ख़त्म होते होते तक जो है बहुत ज़्यादा दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन हो चुका था। नाउ दे हैव डिफीटेड राइवल आर्मीज एंड सिटीज़, उन्होंने सिटी को सीज कर लिया और राइवल आर्मीज जितने थे उन सबको उन्होंने हराया। और इसके साथ साथ अब एक नया चीज़ उन्होंने शुरू किया, दे स्टार्टेड द कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्स। अब उन्होंने पीजेंट से टैक्स कलेक्शन शुरू किया, पहले केवल ट्रेड के ऊपर डिपेंड था, प्लंडर के ऊपर डिपेंड था, अब उन्होंने टैक्स लेना भी शुरू किया। किससे टैक्स लेना शुरू किया, पीजेंट से टैक्स लेना शुरू किया एंड डिस्पेंस जस्टिस इन इट्स रिल्म। और इसके बदले में वो उन्हें क्या देते थे, जस्टिस देते थे, न्याय देते थे कि एम्पायर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वाज इट्स कंट्रोल ओवर सच अ वास्ट टेरिटरी। लेकिन अब क्वेश्चन आता कि कितना कंप्लीट एंड इफेक्टिव था उनका इस पूरी टेरिटरी पे कैप्चर। सो अलाउद्दीन खलजी का जो है कैंपेन साउथ इंडिया में यहाँ पर इस मैप में दिखाया गया है, तो आप मैप से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये दिल्ली से जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं अलाउद्दीन खलजी का एक्सपेंशन हो रहा है गुजरात की तरफ में 1299 में, और 1296 में खलजी जो है वो रूलर बने, लेकिन 1299 में उन्होंने गुजरात की तरफ अपना रुख किया। उसके बाद 1303 में उन्होंने चित्तौड़ को कैप्चर किया। इसके अलावा रणथंभौर, ये जो है आपका राजपूत डायनेस्टी से, इनको कैप्चर करने का किया गया। और उसके बाद देवगिरी की तरफ में भी गए वो। उसके अलावा यादवा किंगडम यहाँ पर था, काकतीय रूलर्स थे, वारंगल, होयसलास, और इसके अलावा मदुरई, पांड्या रूलिंग। तो इन सारे एरियाज में जो है इन लोगों का कैप्चर पूरी तरह से हो गया। 1311 में थांजौर तक जो है आपका दिख रहा है कि अलाउद्दीन खलजी का जो है एम्पायर किस तरह से डेवलप करने लगा। और 1302, 1303 में वारंगल यानी आपका आंध्र प्रदेश वगैरह ये पूरा जो है इन्होंने कैप्चर कर लिया था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो
स्टूडेंट्स, आपने देखा चैप्टर में कि किस तरह से दिल्ली एक छोटे से प्लेस से वो धीरे धीरे किस तरह से पूरे भारतवर्ष में उसका एक्सपेंशन होने लगता है। नॉर्थ से साउथ के तरफ किस तरह से दिल्ली का एक्सपेंशन होता है, किसके अंडर में दिल्ली का एक्सपेंशन हुआ। अलाउद्दीन खिलजी का इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले देखा, मोहम्मद बिन तुगलक का देखा। तो आई होप कि आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा, ये पार्ट समझ में आया होगा सब टॉपिक। अब दूसरे सब टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में। तो स्टूडेंट, जाने के पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।